दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 32 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 100 क्वेश्चंस के सेट जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। 4 विकल्प है आपके पास, सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, बृहस्पति, घोष, इंद्र। धौंस, सॉरी माफी चाहूँगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें गुप्त मंदिर और उनके स्थान दिए गए हैं। चलिए हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह देख पाएँ। आप देख पा रहे हैं? हाँ, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें दिए हुए हैं गुप्त मंदिर में और यहाँ पे स्थान, इनका सही मिलान करना है। देखिए ईंट निर्मित मंदिर, ठीक है, तो यह कहाँ पे है? तो यह है भीतर गांव, ठीक है, भीतर गांव। ए का ऑप्शन नंबर 3। दशावतार मंदिर, तो यह कहाँ पे है? तो देवगढ़ में, ठीक है, कहाँ पे है? देवगढ़ में, 2 हो जाएगा। शिव मंदिर, तो यह है भूमरा में, ठीक है, कहाँ पे है शिव मंदिर? भूमरा, तो भूमरा ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। और आपका क्या रह गया? विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर अब क्या बच गया? आपका ऑप्शन नंबर ए बच गया है, तो ये हो जाएगा विष्णु मंदिर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी जो भी इंक्वायरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें बिना जो भी डाउट आता है, ठीक है, आप लोग सोचना नहीं है, जो भी कमेंट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है हमें से कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उसे हम सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। वैसे पूरी कोशिश यही रहती है कि कहीं मिस्टेक नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। देखिए सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है, आपको सही आंसर इनका चुनना है। चलिए इसको भी जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह सभी विकल्पों को देख पाएँ और इसका आंसर आप बता सकें। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका सही आंसर बताना है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? चिश्तियाँ। और शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नक्शबंदियाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा? नक्शबंदियाँ। और क्या बच गया? दारा सिक्को, तो इसका हो जाएगा कादिरिया, ठीक है। और डी का शेख साहबुद्दीन, क्या बच गया आपका? सुहरावर्दिया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भी यही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से चुनिए। देखिए इस प्रैक्टिस सेट जो हम आप लोग को अभी जो चला रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
स्टैंडर्ड है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं और देखकर आप लोग को अनुभव हो ही गया होगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और जो क्वेश्चंस के जो लेवल हैं बहुत ही अच्छे हैं, स्टैंडर्ड हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए आप। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कार्य किया था, इसका ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नाम है, दोनों का मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, तो ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन नंबर बी। इकबाल, इकबाल को मिलाना है। ठीक है, इकबाल ने क्या किया था, 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन से संबंधित हैं। और बच गया क्या, बटुकेश्वर दत्त, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। ठीक है, मतलब ये जो व्यक्ति हैं इन चीज़ों से संबंधित हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। 4 विकल्प हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, तो हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे हैं आप, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है, यह बताना है। 4 विकल्प हैं, अच्छी तरह पढ़ लें और सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में ये कथन जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यह बताना है। अच्छी तरह पढ़ लें, 4 विकल्प को सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए लॉर्ड एलेन बरो जो है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड एलेन बरो, वो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय हुआ था। अवध का विलीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय, जो कि ये हो गए यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए और लॉर्ड डलहौजी का देख लेते हैं। तो देखिए कुशासन के आरोप में वर्ष 1856 में अवध का विलय। ठीक है, सिंध का विलीकरण नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सिंध का क्या होगा, वो पहले वाले में होगा। और लॉर्ड डलहौजी में क्या हो जाएगा, कुशासन के आरोप में वर्ष 1856 में अवध का विलय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। चलिए और लॉर्ड वेलेजली जो कि सही आंसर है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1799 में। कब हुआ था, 1799 में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्लियर हो गया आप लोग का, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यह बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर बताएं प्लीज। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, ठीक है ना। और यह अधिवेशन लखनऊ समझौता या कांग्रेस लिंग योजना के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इस सेट में जो भी हम आपके लिए जो लाए हैं सिलेक्टेड सेट लाए हैं, ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप एक भी क्वेश्चन प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ असत्य पूछ रहा है। चारों विकल्प को वीडियो पॉज करके अच्छी तरह पढ़ लें और आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। अच्छी तरह आप सोच लें इत्मीनान से और सही आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है? यह असत्य है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है सत्य हैं। उन्होंने प्राचीन भारत और उनकी संस्कृति का गौरवान किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, बिल्कुल राइट है। उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है, ठीक है। जो तो ऑप्शन नंबर ये तीनों जो है सही है। असत्य कौन सा है? उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, जो कि असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था और किस आंदोलन में? यह बताना है आपको कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी की दांडी यात्रा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए 5 अप्रैल 1930 को, कितने को? 5 अप्रैल 1930, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ठीक है। यह गांधी जी ने कही थी, ठीक है, गांधी की दांडी यात्रा के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। देखिए पहले है गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है, उसके सीक्वेंस वाइज कालानुक्रम में देना है कि सबसे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं चारों विकल्पों को और सही आंसर बता सकें आप। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह देख पा रहे हैं। चलिए थोड़ी सी और जूम आउट कर देते हैं, देख पा रहे हैं आप? हाँ, इसका सही आंसर बताएं प्लीज। तो देखिए हम आपको बता दें, देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, ध्यान दीजिएगा 5 मार्च 1931 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह की फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। उसके बाद है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 तो किस डेट को हुआ था? तो यह 26 से 29 मार्च 1931 को। ध्यान दीजिएगा 26 से 29 करते हैं, 26 से 29 मार्च, ठीक है, 26 से 29 मार्च 1931 डेट यहाँ ईयर दिया हुआ है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो यह 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कब चला था? तो 7 सितंबर से, ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1931। क्लियर हो गया? आप इसे एक जगह लिख भी सकते हैं सीक्वेंस वाइज में, वैसे तो आप बुक से ढूंढेंगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे, तो इसको सभी जगह आप एक जगह नोट भी कर सकते हैं और इसे आप याद कर लेंगे। अगर याद होगा तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, याद नहीं होगा तो इसे याद कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। देखिए पहला जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, दूसरा हुआ था 23 मार्च को, जैसे कि हमने बताया था भगत सिंह का। क्लियर हो गया? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, तो यह हुआ था 26 से 29 मार्च 1931, ईयर दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ दिया हूँ 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम दिए होंगे तो अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्टली ऐसे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, ठीक है, इस नहीं शब्द को छूट जाता है। आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो ऐसा अनुभव किए होंगे, जो कि मैं प्रैक्टिकली बातें आपको बता रहा हूँ, तो उसके अनुसार आदमी टिक मार के आ जाता है, ठीक है, जल्दी में तो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे, हम बार बार कहते हैं, आपको रिपीट करते हैं, इससे पहले भी कहते हैं, हर बार कहते हैं सेट में कि क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम.ए. जीना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, तो एम.ए. जीना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है, जो कि क्या है? सही नहीं है, गलत है, ठीक है। इस ऑप्शन का मतलब सही आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन यह जो सेंटेंस है, जो वाक्य, यह सही नहीं है। एम.ए. जीना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है, नहीं किया था, ठीक है, ये कह रहा है क्या? किया था। तो जो कि ये तीनों ही विकल्प का जो सही है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, बिल्कुल सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ठीक है, जो कि तीनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए सही आंसर इसका इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1923 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान दीजिएगा कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, यह बताना है आपको। तो देखिए किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूम आउट पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूट जा रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कम कर दिए हैं। कल का जो वीडियो था आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज आप लोग ये ऐसी दिक्कत महसूस नहीं कर रहे होंगे। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन पढ़ लें। देखिए इसलिए हम वीडियो को थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि आप लोग चारों विकल्पों को अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद आंसर बताएं, ठीक है। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम क्वेश्चन बोलें और इसका आंसर बताएं, और ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं होता है, इसलिए आप अच्छी तरह एक बार पढ़ लें, आपको समय मिल जाए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ठीक है, एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ठीक है, इकबाल का ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1945, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। ठीक है, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है यह बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर बताएं प्लीज। सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। हितोपदेश का, ध्यान दीजिएगा, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ताजुल मासीर, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर बताएं। कूट भाषा में आप देख पा रहे होंगे। आपको इसके सही आंसर बताना है। देखिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1919 से 1922। ठीक है, 1919 से कब तक हुआ था, 1922 तक, 22 कर देते हैं। ठीक है, 1919 से 1922 तक हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप सभी को याद होगा, यह 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 दिसंबर, ईयर दिया हुआ है यहाँ पे 1919 में। ठीक है, कब हुआ था, 2 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था, तो रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। तो चलिए हम इसका कालानुक्रम बता सकते हैं, अब सीक्वेंस हो गया। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, रोलेट एक्ट कब हुआ था भाई, तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 ले लिए, 4 ये आ गया आपका। उसके बाद क्या हुआ था, रोलेट एक्ट के बाद तो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो 2 हो गया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, यह कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, अप्रैल के बाद ये दिसंबर का वाला महीना आ गया, 2 दिसंबर को हुआ था, तो ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद हुआ था, उसके बाद क्या बच गया आपका, ये खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 से 1922 तक। ठीक है, तो इसका 1 हो आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुट भाषा में देंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है। चीन नहीं होगा, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चीनी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीन दिया हुआ है, चीनी पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, चीनी हो जाएगा। लीजिए मैंने कर दिया चीनी। ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको सही आंसर बताना किसे कहा जाता है। 4 विकल्प है आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पादन गन्ना है। ठीक है, जिनका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही है, सूची 1 और सूची 2 को। चलिए हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ। सूची 1 सूची 2 को से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में दिया है कि कहाँ पे अवस्थित है, यह बताना है आपको। यहाँ पे देश के नाम दिए हुए हैं।
चलिए इसको और जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ और इसका सही आंसर आप बता सकें। देख पा रहे होंगे आप। चलिए थोड़ी सी और जूम आउट करते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ। चलिए अच्छी तरह इसको पढ़ लें और इसका आंसर बताने का प्रयत्न करें। देखिए कोयला क्षेत्र जो है कुजबास, कुजबास कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका रूस में, ठीक है। फिर आता है रेड बेसिन, तो रेड बेसिन कहाँ है? रेड बेसिन चीन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा चीन। ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल कहाँ हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। न्यू साउथ वेल्स, यह क्या हो जाएगा? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अवस्थित नहीं है, मंदाकिनी नदी के किनारे। तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद घाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, ठीक है, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, ठीक है। ये जो तीनों ही नदियां हैं यह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। जबकि गोविंद घाट, ठीक है, देख रहे हैं अलकनंदा, ये सॉरी माफी चाहूँगा, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये गोविंद घाट है, ये कहाँ स्थित है? तो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगर ये आता है गोविंद घाट तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाकी ये जो हो जाएगा गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, ठीक है, तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही और वही क्रम लिखना है, ठीक है, कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है। निर्माण वर्ष लिखना है कि किसका किस साल में निर्माण हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र दिया हुआ है, चलिए आप 1 नंबर ऑप्शन से आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का कब हुआ था? तो ये महाराष्ट्र का हुआ था 1960 में, ठीक है, महाराष्ट्र हुआ था 1960 में, ठीक है। चलिए हरियाणा का देखते हैं, हरियाणा कब हुआ था? तो हरियाणा 1966 में, ठीक है। क्या बच गया? महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया। अब राजस्थान, तो राजस्थान कब हुआ था? तो राजस्थान 1956 में, ठीक है। राज्यों के निर्माण का सही और वही क्रम बताएं। अब आप बता सकते हैं सही और वही क्रम क्या है इसका? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा? राजस्थान कब हुआ था? तो राजस्थान जो हुआ था 1956 में, क्या बताया यहाँ पे? राजस्थान 1956 में। फिर क्या आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र का बताया था हमने 1960 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा झेलम की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएंगे। यहाँ पे तेल शोधक कारखाने हैं, राज हैं, और इसका कूट में आंसर देना है आप लोग को। हम उम्मीद करें आप लोग को दिख पा रहा होगा। चलिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है और राज है, ठीक है। किस राज्य में है ये तेल शोधक कारखाने आपको बताना है, कूट के रूप में आंसर देना है आपको। तो देखिए टटीपाका यह कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोयली कहाँ है? गुजरात। नागापट्टिनम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़, तो यह आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? असम में, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे हैं आप? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। जयमंडल अभयारण्य है और यह अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है यह बताना है। जो
कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानस मेघालय। ठीक है, मानस जैवमंडल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह असम में स्थित है, न कि मेघालय में है। ठीक है, यह कहाँ पे हो जाएगा? तो यह असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में है मानस। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में। अगस्तमलाई केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि ये बी सी डी जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और मानस का मेघालय नहीं होगा, इसका असम हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? देख पा रहे हैं? करा कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोन डिवाइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश टीम ने। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। सही आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय घनत्व उच्चतम है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय घनत्व उच्चतम है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी। इसका सही आंसर बताना है आपको। सिक्किम में, नागालैंड में, बिहार में, हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा भारी पानी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारी जल का होता है, इसका सूत्र क्या हो जाता है? D2O। ठीक है, इसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छी तरह आप देख पाए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? सही आंसर हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू। ठीक है, यह विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -4 सेंटीमीटर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, सही आंसर हो जाएगा भूक्रोड के अंदर के चक्रक धाराएं। ठीक है, भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। 4 विकल्प है, आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, जो कि सही आंसर है। कहता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, यह बताना है आपको। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। 4 विकल्प हैं, अच्छी तरह पढ़ लें और सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा विभव को उपाचयी अथवा अपाचयी करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है, देती है, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। ठीक है, वो उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। 7 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल का मंदतम गति मंगल वाला ग्रह। ठीक है, जो कि सही आंसर है। ठीक है, सौरमंडल का मंदतम गति, क्लियर हो गया, सौरमंडल का मंदतम गति मंगल वाला ग्रह। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया है, हाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं पर हमेशा ध्यान देंगे, जो कि मैंने बताया था। तो सौरमंडल का मंदतम गति मंगल वाला ग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए वायरस, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते चलते हैं क्या क्या है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा कह रहा है यह आशय नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, चलिए हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह चारों विकल्पों को पढ़ सकें और इसका सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आपने चारों विकल्प अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए इसे और जूम आउट कर देते हैं ताकि इसका आप कूट वाला आंसर देख लें। आपको इसका सही आंसर देना है। देख पा रहे हैं? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो कि यह सही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है कि यह आशय नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पॉइंट नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, 2, 3, 4 और जो पॉइंट है कूट में सही हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। सही आंसर हो जाएगा भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं। ठीक है, इसको भी कूट में आंसर देना है। कह रहा था कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। ठीक है, चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और कूट में सही आंसर बताएं। वीडियो को पॉज कर दें और अच्छी तरह पढ़ें। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जो कि सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, बिल्कुल सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसने सुझाव दिया था यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है। संचित निधि पर आधारित नहीं है। चारों ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ठीक है, संचित निधि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। सही आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन सही है इन चारों ऑप्शनों में से यह बताना है। तो यह हो जाएगा आपका धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है यह बताना है। यह हो जाएगा राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है,
राज्यसभा का कभी भी टर्म नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समवर्ती सूची की संकल्पना अधिकृत की है, सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राष्ट्र सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, यह बताना है। अच्छी तरह पढ़ लें इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा सही नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि यह सही नहीं है। राष्ट्र सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, यहाँ कह रहा है सही नहीं है। और ये जो बाकी तीनों ऑप्शन है ये सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सी। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ठीक है, जो कि ये तीनों ही जो प्रश्न ऑप्शन है सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, यह बताना है। चलिए हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथन में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए कह रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, और कारण इसका आर कह रहा है कि संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कथन और कारण, ठीक है, ये कथन है और जो कारण इसका आर है कि दोनों सही है या आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यह आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यह बताना है, जल्दी से बताइए प्लीज। यह हो जाएगा आपका क्या, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जल्दी से, इसका राइट आंसर बताना है। देखिए जो कथन आर ये कह रहा है ना, स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, ठीक है, यह क्या है, गलत है। जो आर कह रहा है यह कारण कि संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, जो कि सही है, ठीक है। ये जो कारण जो कह रहा है यहाँ यह सही है और यह सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट या इंक्वायरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, ठीक है, चाहे पारित कर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। 4 विकल्प हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को। किसको है यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांव यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा थेम्बली, नंदुरबार, महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को
राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया था। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे एक बार आप। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है। ठीक है, चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि इसके विकल्प आप अच्छी तरह देख पाएं। देख पा रहे होंगे आप। चलिए सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय क्षमता अंतराल, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में अक्षांदित नहीं है। जिसका सही आंसर हो जाएगा सफाई का प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ए में अधिकथन है और आर में इसका कारण है। चलिए हम अधिकथन भी पढ़ते हैं और कारण भी क्या है इसका देखते हैं। भारत में शून्य आधार बजट परिवर्तित किया गया है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ लिए। चलिए इसे हम जूम आउट कर देते हैं और इसे आप विकल्प देख लें कि ए और आर दोनों सही है या ए आर की व्याख्या करता है, यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए अच्छी और भी जूम आउट कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हैं इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत भी हो रहा है और ऐसे क्वेश्चंस आपको अधिकांशतः एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं और इसे आप सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी तरह ऑप्शन पढ़ लें, क्वेश्चन को पढ़ लें और आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ए और आर दोनों सही है। ठीक है ना, और ए की आर सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकथन जो ए है और आर है दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यह बताना है आपको। ठीक है, सही नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह पढ़ लें, सही आंसर बताएं। देखिए कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, बिल्कुल सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। ठीक है, तो तीनों ही जो ऑप्शन है क्या है, सही है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, न कि 1949 की हुई थी। तो जो ये है ऑप्शन नंबर डी है क्या है, गलत है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा गैर साधन सेवाओं से आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात 2011 के सही अनुक्रम को अवरोही क्रम में दर्शाता है, यह बताना है आपको। ये देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में से किस में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। जिसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे जूम आउट कर देते हैं, देख पा रहे होंगे शायद आप।
हाँ चलिए, कह रहा है कि भारत के किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छी तरह पढ़ लें और उसका आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के बाद संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यह बताना है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। यह किस राज्य का मुख्यमंत्री बनी थी, तो यह अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद रखें, किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ पाएँ और इसका सही आंसर दें। इस क्वेश्चन का देख पा रहे हैं आप, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आप लोग को भी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे शायद। हाँ चलिए, कड़ाई के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे आप और इसका सही आंसर बताएं। प्लीज वीडियो पॉज कर दें। देखिए ये कह रहा है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध ना करे। ठीक है, यहाँ पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अधिकतम मात्रा में कोयले के भंडार हैं, यह बताना है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अधिकतम मात्रा में कोयले के भंडार हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, इसका कूट में आंसर देना है। अब इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। देखिए कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ इसका मिलान करना है। एक में संस्था दिया है, दूसरे में इसका मुख्यालय है। दोनों को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, और कूट का प्रयोग करते हुए उसका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आपको मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा इसका कहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा आपका वियना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संघ, तो इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कूट में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में से किसकी अवस्थिति सबसे अधिक दक्षिणावर्ती है। सही आंसर है पणजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठान हैं। इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, ये तीनों ही जो ऑप्शन है सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है यह बताना है। तो ये हो जाएगा आपका गोल गुम्बद हैदराबाद। ठीक है, जो कि गोल गुम्बद का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वह बीजापुर में स्थित है, हैदराबाद में नहीं है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ही सुमेलित हैं नीचे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गोल गुम्बद कहाँ है, तो ये हो जाएगा बीजापुर में, न कि हैदराबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगलिहार पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। बगलिहार पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है यह बताना है। 4 विकल्प है, आपको सही आंसर बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर के डोंडा जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो उपसंधि प्रोटोकॉल का मुख्य विषय क्या है। सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी रूपांतरित अवयवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अमरूद, अनानास, पालक, अमरूद, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सूची 1 ग्रंथि को सूची 2 उत्पादित हार्मोन के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए इसे जूम आउट कर देते हैं और आपका इसका कूट में आप आंसर दे सकें, ठीक है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क, ये हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और अग्नाशय का हो जाएगा कैल्सिटोनिक और ऑटो ग्रंथि का क्या हो जाएगा, थायराइड का ग्लूकेगान, ठीक है, ग्लूकेगान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे शायद मेरे से मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अधिवृक्क, अधिवृक्क का तो सही है एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। और अग्नाशय का क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय का ये हो जाएगा आपका, माफ़ी चाहूँगा मेरे से मिस्टेक हो गया था उसमें, अग्नाशय का हो जाएगा आपका ग्लूकेगॉन, ठीक है। और ऑटो ग्रंथि का क्या हो जाएगा आपका कैल्सिटोनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 86 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है यह बताना है। चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन और निकोटीनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसे प्रदान है। सही आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, कह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रक्त का असमानता, लसिका केवल एक दिशा में ही बहता है। दूसरा कह रहा है लसिका में पाचन हुए वसा विद्यमान होते हैं। कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है। सही आंसर है मंद क्षार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा डॉपलर का प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणज लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? पोषणज लौह का उत्तम स्रोत नहीं है यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? इसके सही आंसर बताने हैं, ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा सही, ठीक है। आपको यह बताना है कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया। सही आंसर हो जाएगा जब प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, सिकंदरी गज एवं सन की झंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? सही आंसर हो जाएगा यदुनंदन शर्मा ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की विधान परिषद की अवधि कितनी वर्ष की होती है? राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका विघटन नहीं होता है, इसकी ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है, ठीक है, राज्य विधान परिषद की। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा सोरा उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है? बिहार में किस नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंडक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है यह बताना है। तो हो जाएगा पटना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के प्रैक्टिस सेट जो कि समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इससे जुड़ जाएं और अपना सही तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और यदि अभी तक अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए इसके बदले में आप लोगों का कोई खर्च नहीं आता है, ठीक है, आप लोग का इसमें जीरो कॉस्ट है, लेकिन इसके बदले में हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।